क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, वो है ही नहीं, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर भी एक क्वेश्चन था तो खत्म ही कर लेते हैं इसको, 2 मिनट और बचा। तो इसका आंसर क्या है? तो हर एक एलिमेंट के लिए तीन पावर। आंसर आ गया, दैट्स इट, सिंपल। फिर किया भी थे पहले इस पे काफी क्वेश्चन, डाउट था उसमें। एग्जैक्टली इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है। एक इसका एक क्वेश्चन अच्छा था। डिड यू ट्राई इट? किसी ने किया? कि एक ग्रिड है 11 बाय 11 का, और इसमें से आपने स्क्वायर सेलेक्ट करने, मतलब एक एक रेक्टेंगल चूज करना है। चूज नहीं करना, रादर ये बोलो कि इसको 5 रेक्टेंगल में डिवाइड करना है। और इसके कई सारे आंसर हैं लेकिन कोई भी सही नहीं है। क्या मतलब है कई सारे आंसर? मतलब मतलब कई सारे मेथड से ट्राई करा लेकिन सही नहीं हुआ है। एक आध मेथड मेरे को भी बता दे यार। बताओ। फिर इसमें से वैसे करा जैसे 11 बाई 11 का ग्रेड है, तो हम्म। उसमें से एक अंदर होना चाहिए और बाकी चार बाउंड्रीज पे टच करने चाहिए। हम्म। तो बाउंड्रीज वाले रेक्टेंगल्स को अलग काउंट कर ले, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग काउंट कर लेते हैं। अंदर जो 10 बाय 10 का ग्रेड है उससे अलग काउंट कर लेते हैं, फिर उसमें कॉम्बिनेशन एक और बार लगा के उससे आंसर निकाल के देखते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा है। क्या है, मैं समझ नहीं पाया तुम क्या बोल रहे हो। कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे निकाल लगाओगे, ये तो बताओ। सर जैसे ये 11 बाय 11 का ग्रेड है, तो इसमें हम जो सेंटर में जो 10 बाय 10 का ग्रेड है वो अलग लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल ऐसा लेते हैं क्यों कर रहे हो कि 10। 10 का ही अलग ले रहे हो? सर क्योंकि हमें बाउंड्रीज एक्सक्लूड करनी है ना, एक जो रेक्टेंगल है वो बाउंड्री पे टच नहीं होना चाहिए, बाकी वो अंदर कहीं भी हो सकता है। तो उससे हम 10 बाय 10 का लेते देखो बेसिक बात ये है कि आप कोई भी एक रेक्टेंगल चूज कर लो, कोई भी। अगर मान लो ऐसा एक रेक्टेंगल आपने बना दिया ऐसे, किसी भी एक डायमेंशन का, A बाई B टाइप का डायमेंशन ले लो। ठीक है, कोई भी A बाई B डायमेंशन सेलेक्ट कर लो और एक रेक्टेंगल बना दो ऐसे। अब इस रेक्टेंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ये रेक्टेंगल का कोई भी एज बाउंड्री पे, पेरीफेरी पे नहीं होना चाहिए, कोई भी एज। अब इसके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने, कैसे 5 रेक्टेंगल बनेंगे? तो एक तो आपने ये रेक्टेंगल ले लिया, सॉरी, एक यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक यहां से लाइन ड्रॉ कर दी, बस बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? अरे एक ये वाला है, एक ये बड़ा वाला रेक्टेंगल बन गया ऊपर, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल नीचे बन गया। दो हो गए, और दो रेक्टेंगल इधर बन गए। तीन, मतलब तीन है बीच में बन गए, ये 5 बनेंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को काउंट करना है, जिसमें हमारा फोकस, हमारा टेंशन इस पे है अभी। और हमने इसका ए क्या रखा है? हमने इसका ए क्या रखा है? इसका साइज क्या रखा है? A यूनिट बाई B यूनिट। अब ए और बी मेरा वेरी कर सकता है। अब पहले तो हम A बाई B के कॉरस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे, मतलब इसको कितने तरीके से मैं मूव कर सकता हूँ, इस वाले येलो वाले रेक्टेंगल को कितने तरीके से मैं ऐसा स्लाइड स्लाइड कर सकता हूँ, इधर शिफ्ट, हाउ मेनी वेज आई कैन शिफ्ट। तो दी अपर दिस साइड कैन शिफ्ट अप टू हियर, this can go up to here, and that way it can go, this side can go up to
1 2 3 4 कहाँ तक? 9 माइनस ए तक, बोलो। यस सर। तो ऐसे 9 माइनस से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे सकते हो आप, ऐसे वर्टिकल मूवमेंट कितना दे सकते हो? 9 माइनस बी मूवमेंट दे सकते हो। तो यू विल से दैट फॉर अ पर्टिकुलर ए बाय बी रेक्टेंगल, मैंने क्वेश्चन दिया, लेट सेंट्रल रेक्टेंगल हैज साइज a by b, central rectangle has size a by b, then number of ways of dividing into 5 rectangles corresponding to this size is equal to what? इस वाली साइड को पोजीशन करने के लिए हमारे पास 9 माइनस वेज हैं, और इस वाली वर्टिकल ऊपर वाली साइज को, इसको पोजीशन करने के लिए 9 माइनस बी वेज हैं। 9 माइनस ए इंटू 9 माइनस बी, इतनी पोजीशनिंग हो सकती है। अब ए बी हम चूज कर सकते हैं, ए कैन बी एनीथिंग एंड बी कैन बी एनीथिंग। सर तो यही आ जाएगा 9c2 into 9c2। 9c2 नहीं, 9c2 मत करो, शिफ्ट ही करो ना। ए और बी कुछ भी हो सकता है ना, सिग्मा डबल सिग्मा। A can vary from 1 to 9 and B can vary from 1 to 9. A मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है? 1 साइज हो सकता है, और मैक्स साइज क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। B मिनिमम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, मैक्स क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। इंडिपेंडेंट है ए और बी, ए और बी में कोई डिपेंडेंट नहीं, सारी पॉसिबिलिटीज हमने लेने, सारे कॉम्बिनेशंस लेने। नाउ यू कैन कैलकुलेट double sigma 9 minus a into 9 minus a. It's not a big deal. It can be simply evaluated. तो है सर फिर ये 9c2 into 9c2। वही तो आ जाएगा 9c2 into 9c2। कैसे वही आ जाएगा? 9 by 9 की ग्रिड के अंदर से हम कोई रेक्टेंगल चूज कर लेंगे ना इसमें से। नाइन बाय 9 के ग्रिड से तुम कोई एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहे हो, है ना? यस सर। उस रेक्टेंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने केसेस बनेंगे? समझेंगे ना, एक तो हॉरिजॉन्टल में हम लाइनें लगाते हैं और वर्टिकल में। तुम ये बोल रहे हो, एक सेकंड, तुम ये बोल रहे हो कि ये वाली ग्रिड है, आई होप जो तुम बोल रहे हो शायद यही बोल रहे हो ना? यस सर। इस ग्रिड में से तुम बोल रहे हो कि कोई एक केस ले लेते हैं, कोई एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, कहीं से भी ले, मान लो यही वाला रेक्टेंगल ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ये रेक्टेंगल चूज कर लिया, और इस सिलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने पॉसिबल केसेस, कितने तरीके से 5 रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो रहा है ये? 2 तरीकों से हो जाएगा ना, एक तो हॉरिजॉन्टल में लाइनें खींचो और एक एक वर्टिकल में। हाँ, 2 तरीके से होगा। इनफैक्ट यहाँ भी ये डबल होगा, यहाँ भी ये 2 टाइम्स होगा, क्योंकि हमने अभी क्या लिया कि ए बाई बी का एक ग्रिड है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक ही वे लिया ना, ऊपर ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, तो ये 3 हॉरिजॉन्टल बनाए और 2 टॉप पे बनाए, एक टॉप पे एक बॉटम पे।
जबकि ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 वर्टिकल बना दे और एक लेफ्ट में एक राइट में, तो 2 तरीके होंगे, तो ट्वाइस ऑफ दिस होगा। बट यस, फिर तुमने बोला कि अच्छा इसमें से कोई एक ग्रिड लिया और इस ग्रिड के कॉरस्पॉन्डिंग अपने 2 बना दिए, और ये ग्रिड सेलेक्ट करने के तौर पर 9c2, मतलब आंसर तुम्हारा आएगा 9c2 इंटू 9c2, यही बोल रहे हो तुम? into 2 भी करते हैं। इंटू 2, व्हाट इज द आंसर फाइनली? ये 9c2 इज 36, 36 into 72. What was the answer actually? Was the answer given? नो सर, क्वेश्चन ये बड़े धोखेधड़ी वाली बात है, कम से कम आंसर तो देना चाहिए ना। Anyway, this is how, in my opinion, this is to go like this. चलो, going to next. एक क्वेश्चन ध्रुव ने पूछा, ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया तुमने भाई, ये बताओ। क्वेश्चन है कि सिग्मा, अच्छा तुम लोगों ने फंक्शन का किसी को कोई डाउट नहीं है? बड़ी अच्छी बात है, फिर तो मैं फंक्शन जल्दी से खत्म कर दूं। प्लस आयोटा कॉस 2k पाई बाई 11 एंड k वेरीज 1 to 10, यही था। अब जरा देखो, ये सिक है फॉर्म, सिस थीटा हमारा जो होता है ना, वो बेसिकली होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ये सिक थीटा है, सिक SIC, सिक थीटा का फॉर्म है। तो उसको पहले सिस थीटा के फॉर्म में ले जाओ। उसके लिए क्या करो, तो यहाँ पर ये जो साइन है ना, साइन को लिख दो माइनस आयोटा स्क्वायर टाइम साइन, आयोटा स्क्वायर इज -1, वही चीज है, प्लस साइन को ऐसे लिख दिया मैंने। फिर आयोटा कॉमन ले लो, तो आएगा सिग्मा कॉस थीटा मीन्स कॉस 2k पाई बाई 11 माइनस आयोटा साइन 2k पाई बाई 11। अब जरा याद करो कि 11th रूट ऑफ यूनिटी का ध्यान करो। 11th रूट ऑफ यूनिटी याद है आपको? nth रूट ऑफ यूनिटी जब मैंने कराया था तो मैंने बताया था कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं n होते हैं, और वो एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिसेस ऑफ n-sided रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। तो एक यहाँ आएगा और फिर ऐसे यहाँ से ऐसे करेंगे। 11th है मतलब 5 ऊपर आएंगे, 5 नीचे आएंगे। 5 मतलब है 180 को 5 से करो 36 डिग्री के एंगल पर आएंगे। रफली देखो तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। वन टू थ्री फोर 5, फिर ऐसे एक आएगा, इसका मिरर इमेज, फिर एक इसका मिरर इमेज आएगा ऐसे, और फिर एक इसका मिरर इमेज आएगा ऐसे, फिर एक इसका मिरर इमेज आएगा ऐसे, फिर एक इसका मिरर इमेज आएगा ऐसे, ऐसे करके ऐसे। तो ये आएंगे बेसिकली। मेरा कहना कुछ और है, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो। ये अगर अल्फा है ना, तो ये अल्फा बार है, मीन्स अल्फा 1 है, ये अल्फा नॉट है, मान लो 1 जिसको 1 बोलते हैं। ये अल्फा 1 कॉन्जुगेट है, ये अल्फा 2 है तो ये अल्फा 2 कॉन्जुगेट है, ये अल्फा 3 है तो ये अल्फा 3 कॉन्जुगेट है, ये अल्फा 4 है तो ये अल्फा 4 कॉन्जुगेट है, ये अल्फा 5 है तो ये अल्फा 5 कॉन्जुगेट है। मतलब है कि 1 के अलावा जितने भी होंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होंगे। और ये कैसे होंगे, तो इसमें से अल्फा के क्या है जी, तो अल्फा के इज e रेज टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई 11, राइट। तो ये जितने भी आप देख रहे हो ना, चाहे आप इन अल्फा के लिखो या अल्फा के बार, एक ही बात है, क्योंकि जब कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में है तो इसका अल्फा 1 बार का कॉन्जुगेट अल्फा 1। तो ये जो 10 के की वैल्यू 1 से 10 ले रहे हो, इसमें 1 0 नहीं है, मतलब 1 इज मिसिंग।
1 के अलावा बाकी सारे रूट हैं, ये 1 वाले को छोड़ दो, इस वाले को, इसके अलावा सारे हैं। तो ये है तो इसका कॉन्जुगेट भी है, ये है तो इसका कॉन्जुगेट भी है, ये है तो इसका कॉन्जुगेट भी है, ये है इसका कॉन्जुगेट भी है, ये है इसका कॉन्जुगेट भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन सबका समेशन क्या आएगा बोलो? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सारे के सारे रूट किसके रूट हैं? 1 दे आर द रूट ऑफ 1। मतलब अगर मैं बोलूं z टू द पावर 11 इज इक्वल टू 1 चलेगा? इफ z इज अल्फा k या z इज अल्फा k बार, z की पावर 11 1 होगा तो z11 माइनस 1 0 होगा। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा जी? सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? 0 0 होता है। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 अप टू अल्फा 10। ये अल्फा 5 था ना, ये अल्फा 6 है, ये अल्फा 7 है, ये अल्फा 8 है, ये अल्फा 9 है और ये वाला अल्फा 10 है। ये सबका सम क्या आएगा बोलो? 0 आएगा। तो इन सबका सम क्या आएगा बोलो? ये समेशन, ये सिग्मा क्या आएगा? -1 है। हाँ, तो सिग्मा अल्फा आई वेरीज 1 to 10 इज इक्वल टू -1। तो ये आंसर आएगा आयोटा इंटू -1, दैट इज नेगेटिव आयोटा। ध्रुव, क्लियर हुआ? यस सर। इसके बाद में फिर अगला जो डाउट था तुम्हारा वो था जी कि Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 mod इज इक्वल टू Z2 mod प्लस Z1 माइनस Z2। तो बेटा सीधा सीधा ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी यार। mod ऑफ Z1 इज इक्वल टू mod ऑफ Z2 प्लस mod ऑफ Z1 माइनस Z2। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है mod ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू mod ऑफ Z1 माइनस mod ऑफ Z2। इसका मतलब है क्या? डिफरेंस ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ये राइट साइड में डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड। कब होता है ऐसा जी? ये लो फटाफट ट्रायंगल इनइक्वालिटी की सिचुएशन देखो। ये ऐसे है, ये ऐसे है, इधर देखो आप, ये Z1 है, ये Z2 है, ये कितना हुआ भाई? mod Z1 हुआ। ये कितना हुआ? ये लेंथ mod Z2 हुआ। और ये फाइनली क्या हुई? फाइनल माइनस इनिशियल Z1 माइनस Z2। तो ये लेंथ कितनी हुई? mod Z1 माइनस Z2 हो जाएगी। मतलब है O A B है मान लो। तो ये चीज क्या है? OA क्या है? व्हाट इज OA? mod ऑफ Z1। OB क्या है? mod ऑफ Z2। एंड BA क्या है? BA mod ऑफ Z1 माइनस Z2। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये इनइक्वालिटी जो इन्होंने दी, इसका मतलब क्या है? ये लेफ्ट mod Z1 AB इज इक्वल टू बोलो OA माइनस OB। तो दो साइड का डिफरेंस तीसरी से के इक्वल कब होता है? कब होगा बताओ? किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस तीसरी के इक्वल कब होगा? जो ट्रायंगल के एंगल 0 ऑन साइड्स हाँ, जब साइड्स के 0। जब ये एंगल क्या हो जाए? 0 हो जाए, 0 डिग्री। समझ में आ रही बात कि नहीं? अरे ओ ए बी कोलिनियर हो जाए। ये O है, ये B है और ये A है। तो ये B A हो गया, ये B A। और ये क्या हो गया? ये पूरा OA हो गया। और ये कितना हो गया? ये हो गया OB। तो OA और OB का डिफरेंस BA के इक्वल हो जाएगा।
तो कोलिनियर होने का होता है एक ही डायरेक्शन हो जाएंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब इसमें ऑप्शन जो था उसको फटाफट देख लो। इन्होंने दिया रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 0, रियल पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 माइनस Z1 0, Z2 बाय Z1 0, रियल पार्ट मतलब Z1 Z2 के रेशियो का रियल और इमेजनरी पार्ट की बात कर रहे हैं। क्या आंसर सही होगा? अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों का आर्ग्यूमेंट इमेजिनरी पार्ट का रेशियो 0। हाँ, तो उस केस में हम अगर Z1 बोले तो Z1 मान लो R1 e की पावर आयटा थीटा है, तो Z2 भी हमारी क्या होगी? ये भी तो R2 e की पावर आयटा थीटा ही होगी ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो सेम ही आएगा दोनों का। तो Z1 बाय Z2 क्या आएगा बताओ? R1 बाय R2 हो जाएगा। इसका होता है ये प्योरली रियल नंबर हो गई। तो Z1 बाय Z2 भी प्योरली रियल नंबर, तो Z2 बाय Z1 भी प्योरली रियल नंबर, और प्योरली रियल नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 0। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 और Z2 बाय Z1 हैज टू बी 0। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसके बाद एक क्वेश्चन और था आपका, वो क्या था? सेंटर ऑफ द आर्क रिप्रेजेंटेड बाय आर्ग्यूमेंट Z minus 3 iota divided by Z minus 2 iota plus 4 is equal to pi by 4. It is argument of Z minus 3 iota divided by Z minus 4 plus 2 iota is equal to pi by 4. अब आप समझो इस कहानी क्या है। कहानी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पहले फिक्स नंबर आपको दिखनी चाहिए। कौन कौन से दो नंबर आप देख पा रहे हो? एक है 3 आयटा और एक है -4, 2 -4 + 2 आयटा। तो ये है -1 -4, 2 आयटा, यहाँ कहीं होगा -1 -2 -3 -4 1 2, यहाँ कहीं होगा, मान लो ऐसे -4 + 2 iota. This is one number here, and another number is 3 iota here somewhere. 3 iota. These are the two numbers. First of all, you have to just mark these two numbers. What is special about these two numbers? ये दोनों नंबर कॉर्ड है एक सर्कल, और इस पर, इस कॉर्ड के ऊपर एक सर्कल बन रहा है, लेकिन वो कैसा सर्कल बन रहा है? मेजर आर्क ऑफ सर्कल बन रहा है, क्योंकि अगर 90 डिग्री होता, रोटेशन थ्योरम लग रहा है, देखो ध्यान से, आर्ग्यूमेंट ऑफ पोस्ट रोटेशन वेक्टर बाय प्री रोटेशन वेक्टर इज एंगल ऑफ रोटेशन। तो Z माइनस ये वाला Z को इससे ज्वाइन करके Z की तरफ डायरेक्शन दो, तो वो प्री रोटेशन वेक्टर होना चाहिए। मतलब ऐसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे समझो, ऐसे यहाँ पर ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क बना दो ऐसे, तो यहाँ पर एंगल सबटेंडेड कितना होगा? अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क है तो एंगल सबटेंडेड कितना होगा? 90। तो बोल रहे हैं एंगल सबटेंडेड है कितना हमारा? π/4 है। π/4 है, मतलब यहाँ से एक बड़ी आर्क बनेगी ऐसे ऐसे ऐसे, और इस आर्क पर अगर आप कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हो Z, तो इस Z के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर देखो तो ये वेक्टर जो होगा ये Z, और एक वेक्टर इधर से बनेगा ऐसे। ये दोनों वेक्टर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। Z माइनस, ये डिनोमिनेटर वाला कौन सा वेक्टर है? ये वाला है। ये मैं अलग कलर कर दे रहा हूं उसका, येलो कलर। डिनोमिनेटर वाला वेक्टर जो है प्री रोटेशन वेक्टर येलो कलर में है, ये वाला। और दूसरा वाला हमारा पिंक कलर है या ग्रीन कलर में कर दिया मैंने, ये वाला। और ये एंगल ऑफ रोटेशन, ये एंगल π/4 है। तो ऐसे रोटेट क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं π/4 से। तो ये तो सिचुएशन है। अब
ये एंगल π/4 है, तो सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड होगा? अगर सरकमफरेंस पे एंगल π/4 सबटेंड हो रहा है तो सेंटर पे एंगल कितना? π/2 सबटेंड होगा ये। तो अगर इसका आर्क का सेंटर यहाँ कहीं है, मान लो ऐसा, ऐसा मान लो ऐसा, तो ये जगह पे एंगल्स π/2 सबटेंड होगा। चलो अब तो कैलकुलेट करो, अब बताओ आंसर क्या होगा? अगर ये सेंटर है, मान लो अगर ये सेंटर है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये एंगल π/4 होगा, ये रेडियस है, ये डिस्टेंस कितनी है टोटल? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी? मान लो ये ए है, ये बी है, ये ओ है सेंटर, मान लो ओ, मतलब ओ मत मानो, सी मान लो। हाँ जी, जल्दी बोलो, किसका माइक्रोफोन ऑन है यार? अब फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताओ इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोल रहे सेंटर ऑफ द आर्क रिप्रेजेंटेड बाय दिस, सेंटर ही बताना और कुछ नहीं करना है आपको। How can I get the center? No idea? मिड पॉइंट के अबाउट 3 आयोटा को रोटेट कर दे 90 डिग्री से। हाँ, 3 आयटा को नहीं, रादर इस वेक्टर को। ये पॉइंट कौन सा है? मिडिल पॉइंट कौन सा है ए बी का? 5 आयोटा बाय 2 -2। कितना है? -2 + 5 आयोटा बाय 2। -2 + 5 आयोटा बाय 2। अब ये वाला, ये सेंटर हम चाहते हैं, मान लो सेंटर जो है जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, या सी ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है ना? ये सी है, तो सी, ये एंगल 90 है ना, ये वाला ऐसे, तो इस वेक्टर को रोटेट करो तो ये आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी माइनस ये वाला पॉइंट Z0, इसको Z0 मान लो, C माइनस Z0 इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स व्हाट? ये वाला वेक्टर -5 आयोटा बाय 2 3 आयोटा -5 आयोटा बाय 2 + 2। 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा बाय 2 + 2। So you got the answer. इनफैक्ट ये वाला Z0 ही था ना, ये वाला, तो 3 आयोटा माइनस Z0 भी लिख सकते थे, है कि नहीं? बाद में एक ही साथ Z0 की वैल्यू डाल देंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो यहां से अगर देखो तो C माइनस Z0 तुम्हारा क्या आ गया? -3 माइनस आयोटा Z0, तो C इज इक्वल टू -3 माइनस आयोटा Z0 प्लस Z0। एक्चुअली आप लिखो तो -3 + 1 माइनस आयोटा टाइम्स Z0, और Z0 हमारा क्या है अभी आपने बताया? Z0 इज -2 + 5 आयोटा बाय 2।
अब इसी को सिंप्लीफाई, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंप्लीफाई कर लो, सेंटर आ जाएगा। दैट्स इट। तरीके और भी थे, ऐसा नहीं है। आपको ये मिडिल पॉइंट पे मिल गया तो आप पोलर फॉर्म, इससे सिमेट्रिक फॉर्म से लाइन का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले जाओ, क्योंकि डिस्टेंस तो पता ही है, ये कॉर्ड का डिस्टेंस पता है, तो जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, वही डिस्टेंस ये है, तो यहाँ से उतने डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट निकालने का जो है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ज्योमेट्री का यूज कर लो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। और कौन सा था जी? सिर्फ मेरे था। आ रहा हूँ तुम्हारे भी आ रहा हूँ। पहले तो कुछ और भी कुछ क्वेश्चन इन्होंने, एक्चुअली इन्होंने बहुत पहले एक क्वेश्चन शेयर किया था, तो मैं उसको क्लास में डिस्कशन की बात कर रहे थे। ये देखो सिग्मा 2 रेज टू द पावर r+2 NCR ओवर r+1 r+2, यही क्वेश्चन था। r वेरीज सर इंटीग्रेशन वाले से करवा देना ऐसे। 0 to n। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? इंटीग्रेशन वाला मेथड करवाया था, उससे करवा देना। क्यों, ऐसा क्यों? वाई यू हैव अ स्पेसिफिक चॉइस कि इंटीग्रेशन वाले मेथड से ही करना है? जो ज्यादा सुटेबल होगा उससे करेंगे कि इंटीग्रेशन वाले मेथड से करेंगे? सर वो अच्छे से नहीं आता, एक बार रिवाइज हो जाएगा। कौन सा? इंटीग्रेशन वाला। ये कोई बात थोड़ी होती है यार, इंटीग्रेशन वाला मेथड नहीं आता है तो इंटीग्रेशन वाला मेथड से कराओ। अब इंटीग्रेशन वाला मेथड में क्या है, 1+x⁴n है, वो होता है सिग्मा NCR x⁴r, r वेरीज 0 to n। आप एक बार इंटीग्रेट करो इसको 0 to x, तो आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा NCR, इधर में इंटीग्रल 0 to x हो जाएगा x⁴r dx, r वेरीज 0 to n। क्या आया राइट साइड में ये बताओ? इधर में तो आ गया 1+x⁴n+1 बाई n+1, और इसको 0 to x इंटीग्रेट करोगे तो अपर लिमिट 0 x और लोअर लिमिट 0 रखोगे। राइट साइड में क्या आएगा, सिग्मा NCR x⁴r+1 बाई r+1, तो बाई r+1 तो यहाँ ले लो, इंटू x⁴r+1 को आप 0 से x करोगे, r वेरीज 0 to n। एनीवे तो आ गया तुम्हारा 1+x⁴n+1 -1 अपॉन n+1। यहाँ तक समझ में आ रही बात की नहीं? जल्दी बोलो, बोलो भाई मिस्टर। Yes. NCR बाई r+1 अभी भी x⁴r+1 है, r वेरीज 0 to n। अब हमें r+2 रही, एक बार और इंटीग्रेट करना, तो एक बार फिर से इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब राइट में इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल तो यहाँ सीधे लगेगा, लेकिन अब इसको किस लिमिट पे करेंगे? तो बाद में हमें 2, यहाँ पर x⁴r+2 बाई r+2 होगा, तो हमें r की जगह x की जगह 2 पुट करना है, तो ये 0 to 2 इंटीग्रेट करो इसको। 0 इसलिए क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए 0, और 2 क्यों? क्योंकि 2 हमें चाहिए अब एट द एंड। पहली बार में 2 नहीं डाला था मैंने, क्यों? क्योंकि पहली बार में 2 डाल देंगे तब तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर दोबारा तो इंटीग्रेट करना ही पॉसिबल नहीं होगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा नहीं जो चाहते हैं वो, इसलिए पहली बार हम वेरिएबल ही रखेंगे। तो 0 to x, 0 किस लिए? सो दैट c इवेल्युएट हो जाए, तो c ना आए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना आए एक्सप्रेशन में, इस वजह से हम डेफिनेट इंटीग्रल फॉलो कर रहे हैं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम 0 एंड व्हाटएवर द फॉर्म यू गेट। तो बिकॉज यहाँ पर 2 की पावर वाला फॉर्म है, मतलब लास्ट में x की जगह 2 पुट किया गया। अब हो जाएगा कि आगे भी करके बताओ? हो गया सर। अब तो हो जाना चाहिए यार, क्योंकि ये 1/n+1 बाहर ले लो, उसके बाद में ये आएगा क्या,
इसका इंटीग्रल तो आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2 माइनस एक्स, और ये होगा तुम्हारा 0 से 2 इवेलुएट। राइट साइड में जो आएगा वो तो आप समझ ही गए होंगे, एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 पहले था, आर प्लस 2 और आ जाएगा उधर से इंटीग्रेट करके, और यहाँ पर एक्स की पावर आर प्लस 2, एक्स की पावर आर प्लस 2 होगा, जिसको हम 0 to 2 इवेलुएट करेंगे। आर वेरी कर रहा है 0 to n, तो राइट साइड में तुम्हें डिजायर्ड सीरीज मिल गई ना। अब देखो एन सी आर इंटू 2 की पावर आर प्लस 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, यही वाली सीरीज तो आप ढूंढ रहे थे। आर वेरी कर रहा है 0 से n, लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर n प्लस 2, 3 रेज पर n प्लस 2, इसमें आंसर में बहुत गड़बड़ था, बाई n प्लस 2 माइनस 2, और माइनस जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 0 तो 1 बाई n प्लस 2, और बाहर में क्या है, वन बाई n प्लस 1। आगे सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देना। तो इसमें जो 2 की पावर था ना वो गड़बड़ था, 2 की पावर n प्लस 2 नहीं आएगा, तो 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 5 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 आएगा। बात समझ में आ रही है? Yes. तो यही था जी। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन था, वो भी तुमने जो पूछा लगभग उसी तरह से सोचना है जी। अब जैसे सभी लोग जरा करके बताओ, तो ये वाला क्वेश्चन अभी तुरंत करके बताओ। सिग्मा आर स्क्वायर बाई आर प्लस 1 एनसीआर, आर वेरीज 0 to n, क्या होगा इसका समेशन? कैसे करेंगे इसको? तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको मैं ऐसे लिखूं, आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 इंटू एन सी आर। फिर इसको दो में ब्रेक कर दूं तो एक तो आ जाएगा आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1, आर माइनस 1, आर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आर माइनस 1 एन सी आर एंड प्लस सिग्मा एन सी आर बाई एन सी आर बाई आर प्लस 1। आर वेरी कर रहा है 0 to n, यहाँ पर भी आर वेरी कर रहा है 0 to n। अब ये तो दोनों सीरीज आप कर चुके हो, आर एन सी आर कर चुके हो और माइनस एन सी आर भी कर चुके हो, तो अब ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा। सिग्मा आर टाइम्स एन सी आर, आर वेरीज 0 to n, माइनस सिग्मा एन सी आर, आर वेरीज 0 to n, and plus sigma NCR by R plus 1, R varies 0 to n। तो ये भी आपको आता है, ये भी आता है, ये सब पहले कर चुके हैं, हो जाएगा। ये वाला तो पता ही है, ये वाला तो बनता है 2 to the power n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला तो माइनस 2 to the power n ही आएगा, और ये वाला जो है वो एक बार डिफरेंशिएट करके n into 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 आता है। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप देख लो, जो कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज व्हाट अबाउट द थर्ड अनदर क्वेश्चन व्हिच ही हैज। अदरवाइज इसको करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले 1 प्लस एक्स की पावर n एक्सपेंशन लिखो, ऐसा सी आर एक्स की पावर आर, आर वेरीज 0 to n, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो 0 to x, तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1,
0 to x इंटीग्रेट कर दो इसी को, और इधर में आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा NCR अपॉन R+1 इंटू एक्स की पावर R+1, R वेर इज 0 to n। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार x मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड, नहीं x से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा यार, x से डिवाइड करना पड़ेगा। और इधर भी डिवाइड कर दो, अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आ जाएगा r इंटू NCR x की पावर R-1 अपॉन R+1। राइट साइड देखो बस ध्यान से, जो काम करेंगे वो दोनों साइड करना है। फिर यहाँ एक और r चाहिए, तो इसके बाद फिर दोनों साइड इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से डिफरेंस जो डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसको थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई कर दो और फिर से डिफरेंशिएट कर दो, फिर x को 1 पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर आपने एक क्वेश्चन और पूछा था, फिर आपका कहानी यहाँ पे खत्म होता है। ये दो क्वेश्चन वो भी देख ले, फिनिश करो इसको भी। तो क्वेश्चन तुम्हारा था कि डबल सिग्मा I टाइम्स NCJ, ये ऐसे कुछ था सर, और क्या दिया था, जीरो लेस देन इक्वल टू I लेस देन J लेस देन इक्वल टू N। बोलो भाई क्या है ये तो समझ में आ गया कि बात हो क्या रही है, एक मैट्रिक्स की बात हो रही है INCJ, और इस मैट्रिक्स I लेस देन J का मतलब क्या हुआ, डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के ऊपर जैसे I की वैल्यू 0 डालो तो 0 ही आ जाएगा, I की वैल्यू 0 डालोगे तो J की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कुछ ऐसे आ रहा है। इसका समेशन अगर लिखोगे तो ऐसा आएगा 0 टाइम्स NC1 प्लस 0 टाइम्स NC2 प्लस 0 टाइम्स NC3 एंड सो ऑन प्लस 0 टाइम्स NCN। फिर I की वैल्यू 1 लिया, तो I की वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, J 2 से स्टार्ट होगा, तो 1 इंटू NC2 प्लस 1 इंटू NC3 एंड सो ऑन 1 इंटू NCN। फिर I की वैल्यू 2 लिया, तो 2 टाइम्स NC3 प्लस 2 टाइम्स NC4 एंड सो ऑन 2 टाइम्स NCN लिया, एंड दिस वे द थिंग्स आर मूविंग। अब कैसे इसका पूरा सम क्या होगा बताओ, NC 0 आए, NC1 तो आएगा नहीं, NC2 कितनी बार आएगा, एक बार, NC3 कितनी बार आएगा, हाँ जी 3 बार, 3 बार, और NC5 कितनी बार आएगा, NC4 कितनी बार आएगा, 6 बार। अभी 1 टाइम्स आएगा, फिर अगले वाले में 2 टाइम्स आएगा, फिर अगली बार 3 टाइम्स आएगा। तो ये यहाँ से देखो 1 + 2 + 3, यहाँ 1 + 2 1 + 2 + 3, तो इसका बेसिकली है कि 1 टाइम्स NC2 आ रहा है, प्लस 1 + 2 टाइम्स NC3 आ रहा है, प्लस 1 + 2 + 3 टाइम्स NC4 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो यू हैव अ सीरीज, क्या
ये सीरीज किस उसमें है ये बताओ ना, इसका जनरल टर्म लिख सकते r हो? minus 1 into r by NCR. हाँ क्या है? r minus 1 into r by 2 NCR. करेक्ट। वन थ्री सिक्स बेसिकली ये डिफरेंस जीपी डिफरेंस एपी में होगा। अगला वाला 1+2+3+4 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो बेसिकली जो इसका डिफरेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये डिफरेंस 2 है, ये डिफरेंस 3 है, ये डिफरेंस 4 है, तो डबल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। तो आप जैसे भी वर्कआउट कर लो, ये तो दिख ही रहा है तुम्हारा। चलो तो क्या लिखा आपने? r-1 r इंटू r-1 बाई 2। अब इसको आगे तो सॉल्व कर लोगे कि नहीं? तो ओवर रिड्यूस कर देंगे इसको NCR को। r की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे? 1 से लेकर के बट इसमें हाँ 1 NC1 तो है नहीं हमारे पास में। 1 से लेकर के n तक, तो ये तो रिड्यूस करके आएगा। 2 बार रिड्यूस कर दो इसको तो आ जाएगा 1/2 इंटू n इंटू n-1 and sigma n-2 CR-2 वेयर r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगी। और फिर आपको n-2 C1 से तो बेसिकली आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n-2-1 ऐसा कुछ आएगा। चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्रोसीजर यही है। ऑप्शन तो तुम्हारे इसमें से बन नहीं रहा है जी। I don't know, you have to just check it once. ठीक है, मोस्टली इनका तो जो पॉइंट है वो सारा कवर हो गया। अब आ जाओ जी वापस। साकेत ने कुछ भेजा है भाई, मेहुल ने भी कुछ भेजा हुआ है। क्या है तुम्हारा भाई? C0/2, C1/6, C2/10। ओके, ऑल्टरनेट प्लस माइनस x/2, but again there is a trouble. C1/6, okay.
You have to get the summation c minus 1 to the power n c n over 4n plus 2. n varies 0 या r भी लिख सकते हैं cr 4r plus 2 and r varies, this is r varies 0 to n. Okay, so in the denominator you are looking for 4r plus 2. It is twice of 2r plus 1. So it is 1 by 2 times. You can have 2r plus 1 here. And 2r plus 1 you can obtain as, listen, मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 by 2 sigma minus 1 to the power r NCR integral 0 to 1 x to the power 2r dx. 1 by 2r plus 1 is the integral 0 to 1 x to the power 2r dx. है कि नहीं है? Yes, sir. So sigma integral can be brought outside of sigma notation. 1 by 2 integral sigma 0 to 1 minus 1 to the power r NCR x to the power 2r r varies 0 to n. Okay, ji. So even I can see from here that it is equal to half integral 0 to 1 sigma minus 1 to the power r NCR x to the power 2r r varies 0 to 1. What is this? It is 1 minus x square की power r. Okay, 1 by 2 integral 1 minus x square whole to the power n dx 0 to 1. ये है जी. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? तो इसको सॉल्व करने के लिए x को साइन थीटा डाल दो. x को साइन थीटा डाल दो. तो dx is equal to cos theta d theta. It is 1 by 2 integral 0 to pi by 2. 1 minus sin square is cos square cos 2n cosine 2n plus 1 theta. Yes, d theta. अब हो जाएगा? कर ही दो एक बार ये आंसर, मतलब अलग से फॉर्म में ही आता है. कर दो, कुछ खुद नहीं करना कुछ भी ना. ये लो 2n. अब तो वालिस फॉर्मूला लगा दो. लेकिन यार वालिस फॉर्मूला अभी तुम कैसे लगा दोगे?
अब इसके बाद बेटा इंटीग्रल का प्रॉब्लम है, और इंटीग्रल का प्रॉब्लम है तो इंटीग्रल करने के बाद ही अच्छे से कर पाएंगे ना। अभी मैं कुछ भी करूंगा तुम्हें सब अजीब सा लगेगा, क्या हो रहा है, ऐसे आएगा ये 2n + 1 2n - 3, आई एम सॉरी 2n - 3, ऐसे 3 2 2 से रिड्यूस होता जाएगा ये, फिर 2n - 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2n - 5 एंड गोइंग सिमिलरली, बिकॉज ये ऑड पावर है तो लास्ट में आएगा 2/3 इंटू cos थीटा d थीटा, बस दिस इज द आंसर। तो ये कैसे आया यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए वेट फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग करेंगे तो उस समय ये वालिस फार्मूला आप कर जाएंगे। वैसे आप याद रखो 0 to π/2 कॉस या साइन कुछ भी हो, मान लो बता ही देता हूँ, लो कॉस एन डी एक्स, मान लो ये आई एन है, ठीक है जी। तो आप ऐसा करो कि इसको ऐसे लिख दो 0 to π/2 और एक कॉस अलग कर दो और एक कॉस की पावर n-1 कर दो, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो, बाई पार्ट लगा दो। बाई पार्ट लगाओ, जरा बताओ क्या आएगा, बाई पार्ट लगा के बताओ। बाई पार्ट आता है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। हेलो, वो क्या होता है? हाँ क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट नहीं आता, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल, आता है कि नहीं आता, जल्दी बोलो फटाफट। नहीं पता सर। नहीं पता तो छोड़ दो यार, फिर क्यों ट्राई मार रहे हो इस क्वेश्चन को अभी। अब ये क्योंकि अब प्रॉब्लम इंटीग्रेशन पे है, तो बाइनोमियली कैसे रिड्यूस किया था ये मैंने समझा दिया। अब इंटीग्रल का फॉर्मेट में गया, उसके बाद क्या करना होगा ये तो अपन को करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए लेट्स वेट। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन से होगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने आप धड़ाधड़ होने लगेंगे ये सब क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन तभी करे जाते हैं जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाए उसके बाद। तो इस वजह से तुम्हारा कहीं थोड़ा बहुत अड़ रहा होगा। और कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा, तुम्हारे क्वेश्चन सारे ना थोड़े से टिपिकल ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चंस हैं, सारे सारे अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, बट उसमें मल्टीपल चीजें यूज होंगी। 2n + xcn 2n - xcn लेस देन इक्वल 2n होल स्क्वायर, देन प्रूव द इनइक्वालिटी। अच्छा, प्रूव द इनइक्वालिटी। तो जो साइड में लिखा वो तो मैंने वैसे कुछ सोच रहा था मैं कि ऐसे कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो जरा तो। सपोज देयर इज a station A and there is a station B, and between A and B there are 12 intermediate stations. Okay, and 75 persons, means a train starts from A
goes to B and it stops at all these intermediate stations. 75 persons enter or boarded on the train. 75 persons board on it during the journey. कहीं से कहीं भी बोर्ड कर सकते हैं, किसी भी जगह पे बोर्ड कर सकते हैं. Then number of different set of tickets they may have. कितने डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स उनके पास हो सकते हैं, वो 75 पैसेंजर्स के पास हो सकते हैं. कोई भी पैसेंजर कहीं भी बोर्ड कर सकता है. कितने डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स हो सकते हैं, फटाफट जल्दी बोलो. Did you get the answer?
बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। पता तो है कैसे x की पावर 0 से लेके x की पावर 75 का जो सम आएगा उसकी पावर 12 के अंदर जो x की पावर 75 का कोफिशिएंट होएगा वो आएगा। क्या बोला फिर से? सर x की पावर 0 से x की पावर 75 का जो सम होएगा उसकी पावर 12 में जो x की पावर 75 का कोफिशिएंट आएगा वो आएगा आंसर। ऐसा क्यों? क्या इतना कॉम्प्लिकेट करके लॉजिक क्यों लगा रहे हो? टोटल सर टोटल कितने टिकट्स होंगे प्रिंटेड? 75 75 टिकट प्रिंटेड होंगे, काय को? 75 ही तो। कोई भी टिकट के ऊपर में क्या लिखा रहता है? बोर्डेड, बोर्डिंग स्टेशन एंड डेस्टिनेशन। यही होता है ना, टिकट के ऊपर ये लिखा रहता है ना, फ्रॉम वेयर टू वेयर। सो बोर्डिंग स्टेशन कोई भी हो सकता है आउट ऑफ 14, और डेस्टिनेशन उसके बाद ही होगा कोई। तो 14C2 type of tickets are possible. जर्नी फ्रॉम ए टू बी हो रहा है, रिवर्स जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरवर्ड जर्नी की बात कर रहे हैं। अब 14C2 टिकट्स अगर हैं, और मतलब 14C2 कितना हुआ, 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 2, 91 टिकट्स हो गए ना। 91 में से 75 लोगों को टिकट देना है, मतलब मान लो 75 पर्सन्स अपना टिकट बुक कर रहे हैं फॉरवर्ड जर्नी के लिए, तो कितने तरीके से वो बुक कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज दे कैन हैव टिकट्स, डिफरेंट टिकट्स? 91C75। यस, 91C75। अब इसको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग की जर्नी में कहीं लैंग्वेज में ऐसा ना लिखा हो कि दे एंटर इनटू द केबिन या दे बुक द टिकट फ्रॉम, नॉट फ्रॉम द, नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल डेस्टिनेशन ए। तब उस केस में तुम्हारा ए छूट जाएगा। ड्यूरिंग द जर्नी होता है दे एंटर व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स, उसके बाद लोग एंटर कर रहे हैं पैसेंजर्स, तो उस केस में तब 13 ही रह जाएगा। तो 13C2 लेना पड़ेगा वहां पर, और फिर उसमें से 75 आप सेलेक्ट करेंगे। एक्चुअली मैंने सोचा कि भाई हम उसका भी काउंट करेंगे कि भाई कितने नंबर ऑफ डिफरेंट टिकट्स हैं, कि इससे मतलब सेम टिकट्स को भी हम अलग अलग काउंट करेंगे। टिकट को अलग अलग काउंट करेंगे मतलब कि आप 2% का टिकट सेम भी हो सकता है। यस सर, फिर उनका सेट अलग आ जाएगा। हाँ, वो तो तब ज्यादा आ जाएंगे, तब तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। अब एक क्वेश्चन और था, देखो इनका भी एक क्वेश्चन था, देखते थे। ये क्या क्वेश्चन है भाई? There is a diagram like this and ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि ये Z1 है,
ए पॉइंट पर, ये ओ है, ये एंगल थीटा है, ये एम है और ये 1 यूनिट है। और फिर ये क्यू है जिसको जेड पॉइंट बोल रहे हैं और ये Z2 बोल रहे हैं बी। बोला गया कि ट्रायंगल ओ बी क्यू is similar to triangle OAM। मतलब ये एंगल भी थीटा है, ऐसा दिया हुआ OBQ OAM, B corresponds to A। So if the point B denotes the complex number Z2, then the complex number corresponding to Q, ये Z क्या होगा ये बताना है आपको। बताओ कैसे करेंगे? इस नंबर को कैसे बताएंगे इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, इस नंबर को? अगर दोनों प्रोपोर्शनेट हैं, एक बात तो क्लियर दिख रही है कि OM by OQ is equal to OZ Z2 by Z is equal to Z1 by 1। OA by OB। तो OM मतलब 1 एंड OQ मतलब मॉड Z, OA मतलब Z1 का मॉड एंड Z2 का मॉड। इससे एक बात तो समझ में आ रहा है कि मॉड ऑफ Z जो है वो मॉड Z2 by Z1 है। मॉड Z मतलब Z का जो मैग्नीट्यूड है वो Z2 by Z1। अब इसके बाद में रोटेशन थ्योरम लगा दो। Z कैन बी ऑब्टेन्ड बाय व्हाट? रोटेशन थ्योरम क्या बोलता है याद करो? रोटेटिंग Z2 एंटी क्लॉकवाइज। अगर Z को मैं रोटेट करूं Z2 में ले जाऊं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 by Z1, Z2 by Z is equal to, आर्गुमेंट ऑफ Z1, it is equal to थीटा। ये थीटा जो है वही थीटा है। और थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1। दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 by 1। पहली बात। और दूसरी बात कि मॉड ऑफ Z2 by Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1। तो ये जो नंबर है ये वाली, ये नंबर का मैग्नीट्यूड आर्गुमेंट दोनों सेम है। तो इस केस में जब नंबर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और आर्गुमेंट सेम हो, दोनों नंबर इक्वल हो जाती हैं, तो देयरफॉर आई कैन क्लेम दैट Z2 by Z1 is equal to Z2 by Z is equal to Z1, Z2 by Z equal to Z1 and therefore Z is equal to Z2 by Z1। ये एक तरह से डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करना है कि कैसे लोकेट करेंगे। तो अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो Z2 by Z1 कहाँ लाई करेगी? तो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर 1 मार्क कर दो और यहाँ से एक ट्रायंगल बना लो और इसी का सिमिलर ट्रायंगल Z2 से बना करके यहाँ पर Z की लोकेशन बता सकते हैं, Z2 by Z1 की लोकेशन बता सकते हैं। तो एनीवे उसी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस है उसी पर बेस करके एक प्रॉब्लम बना दी गई है और कोई बड़ी बात नहीं इसमें। चलो अभी भी प्रॉब्लम तो और भी हैं कई सारी। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने और दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है? इन्होंने दिया कि Z satisfies the condition that mod of Z plus 1 less than mod of Z minus 2
and omega is equal to 3z plus 2 plus iota, this satisfies, और फिर कंडीशंस बता रहे हैं, mod omega plus 1 less than mod omega minus 8 एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहले तो इसको समझो, ये क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एक बात तो ये क्लियर है कि z का डिस्टेंस -1 से और 2 से सेम है, z का डिस्टेंस -1 से और 2 से सेम है, नहीं सेम है, नहीं लेस है, इट इज z इज नियरर टू -1 देन 2। तो -1 और 2 का मिडल पॉइंट क्या है, -1 और 2 का मिडल पॉइंट क्या है, हाफ। अरे बोलो, हाफ। तो ये हाफ है, मान लो ये हाफ। इस लाइन के रेस्पेक्ट में जेड किधर है, जेड इधर है, लेफ्ट साइड में। अगर जेड रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब x इक्वल टू हाफ के लेफ्ट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तो वो इसको सेटिस्फाई करती है। फिर बोल रहे हैं w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा। तो w जेड को हम क्या ले सकते हैं ऐसे केस में, ऐसे केस में हम लोग जेड को ले सकते हैं, जेड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, where x is less than equal to half, less strictly less than half। तो w हमारा क्या हो जाएगा, तो w हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, w इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ z मतलब 3x प्लस 3 आयोटा y प्लस 2 प्लस आयोटा। It is actually 3x plus 2 real part plus 3y plus 1 iota. It is w. And now they're asking about w plus 1 less than mod of w plus 1 less than mod of w minus 8. W plus w bar is greater than 7। x की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो w बार क्या होगा ये देख लो, w कॉन्जुगेट ये हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 1 आएटा। तो w प्लस w कॉन्जुगेट जो हो जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 6x प्लस 4, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाफ है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 7। तो w प्लस w बार इज लेस देन इक्वल टू 7 आएगा। तो ये एक ऑप्शन था w प्लस w बार ग्रेटर देन 7, ये तो गलत ही हो गया। तो ऐसे ही ऑप्शन, इसके बाद सारे ऑप्शन आपको फटाफट देखने पड़ेंगे। एक ऑप्शन, ये ऑप्शन सी तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो गया। ऑप्शन ए इन्होंने दिया कि w प्लस 1 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन w माइनस 8 का मैग्नीट्यूड। मतलब पूरा मतलब ज्योमेट्री से कर सकते हैं, ए को पूरा ज्योमेट्री से कर सकते हैं, ए को पूरा ज्योमेट्री से कर सकते हैं, ए को ज्योमेट्री से कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं। क्या दिया, w प्लस 1 मतलब w का डिस्टेंस -1 से,
सर ऐसे देख लेंगे कि W को 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा है ना, तो पहले तो जो हाफ है पॉइंट वो 3/2 पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर ओरिजिन है वो -1 माइनस आयोटा पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर तुम W+1 का मॉड देख रहे हो ना, W+1 का मॉड का मतलब हो गया तुम्हारा बेसिकली 3Z प्लस 3 प्लस आयोटा, 3Z प्लस 3 प्लस आयोटा, एक्चुअली 3 टाइम्स Z प्लस 1 प्लस आयोटा। हाँ तो क्या तुम बोल रहे थे? सर जो ये हाफ है पॉइंट, मतलब मैं W को बेसिकली Z में से W बनाने की कोशिश कर रहा था डायग्राम में से, तो जो वो हाफ है वो 0.3/2 पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो ओरिजिन है वो अपना -1 -2 -1 पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब बोल रहे हो Z अगर यहाँ कोई नंबर है तो ट्रिपल Z अगर करोगे तो हाफ वाला 3/2 पे चला जाएगा, सही बात है। ट्रिपल Z करोगे तो हाफ वाला 3/2 पे चला जाएगा। मतलब यहाँ से भी अगर देखो तो तुम्हारे पास 3Z प्लस 3 का मॉड इज लेस देन मॉड 3Z माइनस 6 का मॉड। मतलब पूरे पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप बराबर से अगर शिफ्ट करना चाहते हो तो अगर आप जस्ट ओरिजिन को शिफ्ट करो, (2,0) पर अगर शिफ्ट कर दे ओरिजिन को, या -2,0 पर, हमें 3Z प्लस 2 चाहिए, 3Z प्लस 2 लाना है, तो W+1 यहाँ तो बन रहा है, ये वाला बन गया W+1, नहीं W+1 नहीं, 3Z प्लस 2, 3Z प्लस 2 प्लस 1 प्लस आइटा, तो ये बन गया तुम्हारा W माइनस W-1 प्लस आइटा। आयोटा आएगा सर। W+1 माइनस आइटा, ये आ रहा है W+1 माइनस आइटा, और ये वाला साइड क्या आ रहा है? इसको अगर W 3Z प्लस 8 माइनस आयोटा, 3Z माइनस 8, W माइनस 8 प्लस W माइनस 8 माइनस आयोटा। W-8 माइनस आइटा। अब इसके बाद में फिर पूरे पूरे ग्राफ को ऊपर ले जाओ, वर्टिकली शिफ्ट कर दो, डाउनवर्ड या अपवर्ड जो भी, तो 0,1 का इसका मतलब टोटल इन टोटलिटी हमने क्या किया, ठीक है स्ट्रेचिंग किया, ठीक है, तो ये वाला प्रूफ हो गया, ये वाली पार्ट प्रूफ हो गई। तो बेसिकली दो काम हुआ, एक के कॉम्प्रेस किया एक्सप्रेशन को ट्रिपल,
ट्रिपल कॉम्प्रेस किया पूरा, जो इनइक्वालिटी थी उसी ग्राफ को पूरा ट्रिपल कॉम्प्रेस किया, और कॉम्प्रेस करने के बाद फिर आपने उसको ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दिया, 1 यूनिट अप 1 यूनिट डाउन 1 यूनिट डाउन, तो ये इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। फिर W+1 तो A सही हो गया, तो B डिनाई हो गया, C पहले डिनाई हो गया था, D चेक करना पड़ेगा आपको एक बार, मोस्ट प्रोबेबली D भी डिनाई हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 4 यूनिट से हटाते हो D भी डिनाई हो जाएगा, D भी डिनाई हो जाएगा। एनीवे ठीक है, तो अभी अब साकेत तुम्हारे क्वेश्चंस अभी 3-4 बचे हुए हैं बेटा, इसको थोड़ा मैं जो है एक, क्योंकि थोड़े से मतलब इन्वॉल्व क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, मैं इसको करके देता हूँ। 10-12 और होंगे ऐसे, मैंने वो सारे भेज नहीं, मैं सोच रहा था सारे कैसे भेज दूंगा। नहीं, कुछ कुछ ऐसे है ना, जैसे अब बाइनोमियल तुम कर रहे हो, बाइनोमियल में अभी आप रुक के करो, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने के बाद फिर बाइनोमियल करो उस लेवल पे, तो ज्यादा आपके पास में ऑप्शंस होगा सोचने का। अभी तो क्या है कि सिर्फ 11th वाले ऑप्शन पे ही सोच रहे होंगे ना आप, तो इंटीग्रेशन कैलकुलस थोड़ा अच्छे कर लेने के बाद में उसके ऑप्शंस भी थोड़े इनहांस हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद में इसको करो। बाकी I'll share, I'll do it and then talk to you. किसी के भी भेज रखे हैं इसमें ग्रुप में लास्ट में कुछ, वो भी देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स क्लोज द कॉल बेटा। कल की क्लास में हम लोग ग्राफ पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर ITF स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो कल ITF स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि ITF के क्वेश्चन करके और ग्राफ के क्वेश्चन अलग से आधे घंटे करें,